मैं एक विधवा थी और गांव से मेरे पति के दोस्त का बेटा शहर पढ़ने के लिए आया था और वह मेरे बच्चों को भी पढ़ा देता था। पर मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था, लेकिन वह मुझसे बहुत शर्माता था। लेकिन अजीब बात यह थी कि वह रात को जल्दी अपना कमरा बंद कर देता और कमरे में पता नहीं क्या करता था। एक दिन मैं उसके कमरे में छुप गई। ये देखकर मेरे तो पैरों तले जमीन ही निकल गई। वे तो मेरे पति की अचानक मृत्यु हो गई। हमारी पूरी जिंदगियों को वीरान करके रख दिया था। मेरी दोनों बेटियां जो चिड़िया की तरह चहचहाती थी, वह बिल्कुल खामोश रहने लगी थी। अपने पापा की जुदाई ने उन्हें तोड़कर रख दिया था। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने अपने पापा को खो दिया था और शायद उनके पापा की जगह जिंदगी भर कोई नहीं ले सकता था। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता और मेरी बेटियां भी वक्त के साथ साथ सदमे से निकल आई थी। लेकिन हमारी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। घड़ी के समय के साथ हम सब अपने काम करते जा रहे थे। ऐसा लगता था जैसे किसी ने हमारी जिंदगी के सारे रंग मिटा दिए हो। और फिर मेरे पति के दोस्त का बेटा अमन शहर पढ़ने के लिए आया, तो उसके आने से घर में जैसे रौनक आ गई। मेरी बेटियां दोबारा चहकने लगी थी। अमन ने मेरी बेटियों को दोबारा जीना सिखा दिया था, लेकिन वह मुझसे बहुत ज्यादा शर्म आता था। मेरे बच्चों से उसकी जल्द ही बहुत अच्छी दोस्ती हो गई और अब वह सब मिलकर घर में रौनक लगा देते थे और अपनी बेटियों को खिला देखकर मैं जैसे दोबारा जी उठती थी। मैं बहुत कम उम्र में ही विधवा हो गई थी। मेरी शादी को 8 साल ही गुजरे थे और मेरी 2 छोटी बेटियां थी। हमारी खुशियों की उम्र बहुत छोटा साबित हुई और मेरे पति एक कार हादसे में मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। इसी समय हमारी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। अपने पति के इस तरह चले जाने पर मैं पूरी तरह टूट गई थी, लेकिन मुझे अपनी बेटियों के लिए जिंदा रहना था। विधवा होने के बाद मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूंगी और अपनी बच्चियों के सर पर सौतेले बाप का साया नहीं पड़ने दूंगी। मैं अपनी बेटियों को लेकर बहुत ही गंभीर थी और मैं किसी पर भी भरोसा नहीं करती थी। इसीलिए मैंने एक स्कूल में जॉब कर ली। सुबह मैं अपने बच्चों को स्कूल भेज देती और खुद भी स्कूल चले जाती और वापसी में उन्हें अपने साथ ही लेते हुए आती। मैंने जिंदगी में इतना बड़ा नुकसान उठाया था कि मेरा दिल मजबूत हो गया था और अब मैं अकेले ही जिंदगी गुजर रही थी। ऐसे में जब मैं अमन हमारी जिंदगी में आया तो जैसे जिंदगी में रंग से भर गए थे। मेरे लिए भी बिल्कुल मेरे बच्चे जैसा ही था। कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर आया था और मैंने उससे कहा कि वह मेरी बेटियों को भी पढ़ा दिया करें ताकि मुझे भी कुछ वक्त आराम मिल जाए। अमन बहुत ही नेक और संस्कारी बच्चा था। कभी मेरे आगे आंख ना उठाना, बल्कि हमेशा सर झुकाकर बात करता था और मुझे इस बात पर बहुत खुशी महसूस होती थी कि मेरे पति के दोस्त ने उसकी अच्छी परवरिश की है। अमन दरअसल मेरे पति के दोस्त का बेटा था। वह दोनों कॉलेज फ्रेंड थे। अमन ने मेरी दोनों बेटियों को पढ़ना शुरू कर दिया था और जब से अमन उन्हें पढ़ रहा था वे दोनों पढ़ाई में बहुत ही अच्छे हो गए थे। उनके सभी टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे, वरना अपने पापा को खो देने के बाद तो उन दोनों की पढ़ाई बिल्कुल ही खराब हो गई थी। अमन ने आते ही उन दोनों की पढ़ाई को बहुत अच्छे से संभाल लिया और मैं भी उनके करीब बैठकर अपने स्कूल का काम करती। मेरे और बच्चों के साथ ही अमन भी कॉलेज के लिए निकल जाता और हमारे वापस आने के बाद ही घर लौटता। अमन के आने तक मैं खाना तैयार कर चुकी होती, लेकिन वह हमेशा अपने कमरे में बैठकर अकेले खाना खाता। उसे मुझे से बहुत ही ज्यादा शर्म महसूस होती थी और मैं भी उसके साथ जबरदस्ती नहीं करती थी। आने वाले 3 साल तक उसे हमारे साथ ही रहना था और मुझे यकीन था कि हम करीब आ जाएंगे। अमन के आने से घर के छोटे मोटे काम भी निपटना लगे थे। वो घर का सारा सौदा भी खुद बाजार से लेकर आता और कभी कभी तो घर की सफाई भी कर दिया करता। मुझे अमन ने अपने पति की झलक नजर आती थी। कहीं ना कहीं वो भी बिल्कुल उन्हीं के जैसा था। जब तक मेरे पति जिंदा थे उन्होंने भी हमेशा मेरा इसी तरह से साथ दिया था। वह घर के कामकाज में भी मेरा हाथ बताया करते थे। उन्हें भी अमन की तरह छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना था। हमारी लव मैरिज हुई थी। मेरे पति भी गांव से शहर पढ़ने के लिए आए थे और कॉलेज में ही हम दोनों की दोस्ती हो गई थी। लेकिन उसे वक्त मेरे पति का यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं था, इसीलिए मेरे पति हॉस्टल में रहते थे। 4 साल तक मैं और मेरे पति एक दूसरे के साथ मोहब्बत के रिश्ते में बंधे रहे और जैसे ही पढ़ाई पूरी हुई तो मेरे पति ने अपने घर वालों से मेरे बारे में बात की और सब कुछ राजी खुशी से हो गया। मेरे घर वाले तो पहले से ही उनको जानते थे, क्योंकि मैं ज्यादातर उसी की बात किया करते थे।
इसीलिए जब उसके घर वाले रिश्ता लेकर आए तो मेरे पापा ने तुरंत हाँ कर दी। जिस दिन मैं उसकी दुल्हन बनी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरी जिंदगी पूरी हो गई। उसका साथ मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। अपना घर छोड़कर मैं उसके घर चली आई थी और उसके बाद मैंने कभी पीछे पलटकर नहीं देखा था, बल्कि आने वाले हर पल को अपने पति के साथ बहुत ही खूबसूरत बनाया था। शादी के 8 सालों में ऊपर वाले ने हमें 2 प्यारी प्यारी बेटियां भी दी थी। मेरे पति ने शादी से पहले शहर में जॉब कर ली थी और हमने शहर में ही अपना घर बना लिया था, इसीलिए मुझे कभी गांव जाना ही नहीं पड़ा। मेरे पति की कॉलेज फ्रेंड मनीषा कभी कभी हमसे मिलने आ जाते थे और अमन मनीषा का ही बेटा था। मेरी शादी के वक्त अमन की उम्र 12 या 13 साल के करीब थी, लेकिन अब वह 20-21 साल का नौजवान बच्चा था। शादी के बाद में और मेरे पति 1-2 बार गांव गए थे, लेकिन मुझे गांव की जिंदगी बहुत ही मुश्किल लगी थी, इसीलिए हम दोबारा कभी गांव नहीं गए। जिंदगी बहुत ही अच्छी गुजर रही थी, हमें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। बेटियों की पैदाइश के बाद तो मेरे पति ने अपनी जॉब में भी तरक्की हासिल कर ली थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक ऐसी सुबह मेरे पति मुस्कुराते हुए जॉब के लिए घर से निकल गए थे और फिर लौटकर वापस नहीं आए थे, बल्कि थोड़ी देर में ही मुझे खबर मिली कि मेरे पति का कार एक्सीडेंट हो गया है। ये खबर मेरे लिए किसी कयामत से काम नहीं थी। मैं फौरन अस्पताल के लिए दौड़ पड़ी थी और गांव में भी फोन कर दिया था, लेकिन शायद मेरे पति हमसे रिश्ते की इतनी उम्र लिखाकर आए थे और इसीलिए वह आने वाले कुछ घंटे में ही मेरा साथ छोड़कर चल गए। आज भी मुझे जब वे दिन याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अपनी आंखों के सामने बिछड़ते देखा था, अभी भी आंखें बंद करती हूं तो याद आते हैं मेरे पति ने जाने से पहले मुझसे वादा लिया था कि मैं उनकी बेटियों को बहुत अच्छे से पाल पोस कर बड़ा करूंगी, और मैं इसी वादे को निभाने की कोशिश कर रही थी। अमन की मां मनीषा भी अपने दोस्त की अचानक जाने पर टूटकर रह गई थी। मेरे पति की जब कभी याद आती तो अपने दोस्त को याद करके फोन पर बात कर लिया करती। मेरे पति की दोस्त मनीषा का हमारे साथ व्यवहार बहुत ही अच्छा था और मुझे वह बहुत पसंद थी। एक बार जब मनीषा ने मुझे अमन की पढ़ाई के लिए उसे शहर भेजने की बात कही तो मैं खुद ही मनीषा से कहा कि वह अमन को हॉस्टल में भेजने के बजाय हमारे घर भेज दे। ये घर भी अमन के अंकल का ही तो घर है और मुझे भी किसी का साथ मिल जाएगा। मेरी बात सुनकर तो जैसे मनीषा की मुश्किल ही हल हो गई थी, क्योंकि वे अमन को अकेले हॉस्टल भेजते हुए घबरा रही थी। मनीषा ने मुझे बताया था कि अमन एक बहुत ही सीधा साधा और शर्मिला लड़का है और बहुत जल्द किसी से खुलता मिलता भी नहीं है, और मैं खुद भी देख लिया था कि उसे हमारे घर आए 1 महीना हो गया था, लेकिन उसने कभी तक मुझसे ठीक तरह से बात भी नहीं की थी, बल्कि जैसे ही मैं उससे कोई बात करती तो शर्म से सर झुका लेता और रात को भी जल्दी अपने कमरे में जाकर बंद हो जाता, जबकि मैं मेरी बेटियां लोन में बैठकर रात को एक साथ ही टीवी देखा करते थे, लेकिन वह कभी भी हमारे साथ नहीं बैठता था। मेरी दोनों बेटियों की अमन से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी और वह दोनों भी अमन के कॉलेज से आने के बाद सारा दिन उसके साथ ही खेलते रहते थे। मेरी छोटी बेटी तो हर वक्त उसके कंधों पर चढ़कर बैठी रहती और अमन भी उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था और रोज उसके लिए चॉकलेट लेकर आता था। मैंने कई बार अमन को मना किया, लेकिन अगले दिन में फिर से चॉकलेट लेकर आता था। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने अपनी तबीयत के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा था। मैं किसी को भी परेशान नहीं करना चाहती थी और न ही मैं स्कूल से छुट्टी कर सकती थी, इसीलिए मैं किसी न किसी तरह खुद को घसीटकर कामकाज करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन हर पल गुजरते दिन के साथ मेरी तबीयत और भी खराब होती जा रही थी। जब रात के वक्त मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब महसूस होने लगी तो मैं अपने कमरे से बाहर निकल गई। मुझे घुटन महसूस हो रहा था, इसीलिए मैं छत पर चली आई। छत के कोने में एक कमरा था, मैं वहीं सामने बैठ गई। मेरी नज़र अमन के दरवाजे की तरफ थी। आज मुझे ना जाने क्यों इस बात का एहसास हो रहा था कि अमन रोज रात होते ही जल्द ही अपने कमरे में चला जाता और फिर सुबह वापस निकलता है, जबकि उसके कमरे में तो टीवी वगैरह भी नहीं था, तो इतनी जल्दी अपने कमरे में क्यों बंद हो जाता है। आजकल शहर के कॉलेज का माहौल कुछ ठीक भी नहीं चल रहा था और लड़कों के नशे के लत लगाई जा रही थी, इसीलिए मुझे अचानक की अमन की फिक्र सताने लगी। वे 21 साल का मासूम सा लड़का था जो गांव के सीधे सारे माहौल से पाला बड़ा था।
मेरे दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि कहीं शहर का माहौल उसे बर्बाद ना कर दे। अमन जब तक शहर में था वे मेरी जिम्मेदारी था, क्योंकि उसकी माँ ने मुझ पर भरोसा करके उसे मेरे घर भेजा था। अगर वो किसी गलत संगत में पड़ जाता तो मैं मनीषा को क्या मुंह दिखाऊं। अमन को हमारे घर आए हुए 2 महीने हो गए थे, लेकिन अब तक हम दोनों के बीच कोई दोस्ती नहीं हुई थी और न ही ऐसी कोई बातचीत हुई थी कि मैं अमन से पूछ सकती। वह तो मुझे देखते ही शर्म से सर झुका लेता और उसे भला कैसे पूछता कि रात को जल्दी अपने कमरे में जाकर क्या करता है। इसलिए मैंने सोचा कि मेरी तबीयत ठीक होते ही मैं खुद इस बात का पता लगाती हूँ कि आखिर अमन अपने कमरे में क्या करता है। 2-4 दिन तो मेरी बीमारी में गुजर गए और जैसे ही मैं खुद को थोड़ा बेहतर महसूस कर रही थी तो मुझे फिर से अमन का ख्याल आया। और मैं एक रोज मेरी बेटियां टीवी में बिजी थी और अमन किचन में अपने लिए चाय बना रहा था, तो मैं खामोशी से उसके कमरे में जाकर छिप गई। मुझे पता था कि मेरी बेटियां अगले 1 घंटे तक भी टीवी के आगे से नहीं उठाएंगे। मुझे अमन के कमरे में छिपे हुए थोड़ी देर ही हुए थे जब अमन चाय का कप लेकर अपने कमरे में चला आया और कमरे का दरवाजा बंद करके सुकून से बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद ही आराम से चाय पीने लगा। मैं दिल में सोचने लगी कि मैं बगैर बात के ही इतनी सीधे साधे से लड़के पर शक कर रही हूँ। अगर अमन को नशे या किसी भी चीज की लत लगती है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे पता ना चले। वह मुझे शर्माता जरूर था, लेकिन मेरी आंखों के सामने ही रहता था। मैंने सोचा कि अमन जैसे इधर उधर होगा या वॉशरूम जाएगा तो मैं चुपके से उसके कमरे में वापस निकल जाऊंगी, क्योंकि अगर उसे यह पता चल जाता कि मैं उसे पर शक कर रही हूँ या उसे पर नजर रख रही हूँ तो न जाने वे मेरे बारे में क्या सोचता। मुझे छिपे हुए कुछ देर ही गुजरे थे कि अमन ने उठकर अपनी चाय का खाली कप साइड टेबल पर रख दिया और फिर वह अपना लैपटॉप लेकर सुकून से बैठ गया। उसका मुंह कुछ इस तरह था कि मुझे उसका लैपटॉप नजर आ रहा था, जबकि उसकी कमर मेरी तरफ थी। मैंने दिल ही दिल में खुद को कोस कि शायद रात के इस वक्त भी वे पढ़ाई करने में बिजी है, और मैंने ऐसा ही उसकी जासूसी शुरू कर दी। लैपटॉप खोलते ही उसने एक वीडियो लगाए। उसे देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैं जिस लड़के को सीधा साधा और मासूम समझ रही थी वह ये सब भी कर सकता है। लैपटॉप की स्क्रीन पर वो वीडियो साफ दिख रहा था। अमन बहुत ही दिलचस्प के साथ वो वीडियो देख रहा था और बार बार स्क्रीन पर ही हाथ लग रहा था, जैसे उसे छूने की कोशिश कर रहा हो। वो देखकर ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और अपनी जगह से निकालकर एकदम अमन के सामने आ गई। वे तो सोच भी नहीं सकता था कि मैं रात के समय अपने बच्चों के साथ नहीं बल्कि उसके कमरे में छिपी हुई हूँ। मुझे अपनी नजरों के सामने खड़ा देखकर उसने फौरन लैपटॉप बंद कर दिया और हकलाते हुए कहने लगा, आंटी आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मार दिया और कहा, मैंने वीडियो देख ली है। अमन ने अपना सर झुका लिया और कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसे गिरबन से पकड़ लिया। मैं जानना चाहती थी कि उसने आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जबकि मैंने तो अपने घर में जगह दी थी और उसे अपनी बेटियों की तरह ही रखा था। वह मेरे लिए औलाद की तरह था। मेरे पति इससे बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन उसने तो मेरे भरोसे की धज्जियां बिखेर दी थी। उसने कब कैसे और किस तरह मेरी वीडियो बनाई थी मुझे तो इस बात का भी पता नहीं था। और जब मैं बहुत ही गुस्से से उसे दोबारा ये सवाल किया तो वह सर झुका कहने लगा, मैं आपके कमरे में एक मिनी कैमरा लगाया हुआ है और मैं रोज आपकी वीडियो देखता हूँ। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और मैं हमेशा से ही आपको पसंद करता हूँ। और जब मैं गांव से यहाँ आया तो अपने जज्बात पर काबू नहीं कर सका और एक दिन यही बात मैंने अपने कॉलेज के दोस्त को बताए तो उसने मुझसे कहा कि मैं आपके रूम में खुफिया कैमरा लगा दो और रोजाना रात को आपको देखकर सुकून हासिल कर सकूं। और ऐसे ही एक दिन में कॉलेज की छुट्टी से घर कुछ देर पहले से लौट आया। आप उसे वक्त घर पर नहीं आई थी और स्कूल में थी। इसी बात का फायदा उठाते हुए मैं आपके रूम में कैमरा छुपा दिया। वे सर झुकाए अपने गुनाह को स्वीकार कर रहा था और मैं उसकी हिम्मत पर हैरान थी। मैंने बहुत दुखी से उससे पूछा कि तुम्हें ऐसा करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आए? तुम भूल गए मैं तुम्हारी आंटी हूँ, तो मेरे लिए बेटे की तरह हो। मेरी बात सुनकर वह हंस पड़ा और हंसते हुए कहने लगा, आप किसी गलतफहमी में जी रही है। आपके पति की मृत्यु हो चुकी है और अब आप मेरी आंटी नहीं रही, और अगर अंकल जिंदा भी होते तो अभी आप और मैं एक दूसरे के लिए गैर ही थे। और जब मैं शहर आया तो आप मेरी आंखों के सामने थी और मेरे जज्बात का इम्तिहान लेते रहे।
ऐसे में मेरे लिए खुद को रोकना बहुत ही मुश्किल था। और फिर जब मैं कॉलेज गया तो वह मेरे दोस्त बने और उन्होंने मेरे अंदर के जज्बात को और जिंदा कर दिया और मुझे जिंदगी का एक ऐसा रूप दिखाया जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैं आपको आंटी की नज़र से बिल्कुल भी नहीं देखा। आप मेरे लिए एक औरत है जिसके आगे पीछे कोई मर्द नहीं है। अमन की बात सुनकर तो मेरे उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। उसने बड़ी आसानी से मुझे सच का आईना दिखाया था जो मैं नहीं देख पा रही थी। देखा जाए तो वह ठीक कह रहा था कि वे और मैं एक दूसरे के लिए गैर थे और मुझे उसे अपने घर में जगह नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन मुझे क्या खबर थी वह इस तरह मेरे भरोसे को तोड़ेगा और अपनी हद पार कर जाएगा। मैं अमन के लैपटॉप से अपनी सारी वीडियो डिलीट की और मैंने उससे कहा कि वे अभी और इसी वक्त अपना सामान लेकर घर से निकल जाए क्योंकि अब मेरे घर में उसकी कोई जगह नहीं है। अमन कहने लगा कि वह मुझसे मोहब्बत करने लगा है और मुझे अपनाना चाहता हूँ। मैंने एक कड़ी निगाहें उसे पर डाली और उससे कहा कि मैं कोई तमाशा नहीं चाहती। इससे बेहतर है कि वह खामोशी से हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से निकल जाए। मैं उससे कहा कि मैं मनीषा की परवरिश को शर्मिंदा नहीं करना चाहती, इसलिए इस बारे में कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन दोबारा कभी भी वे मुझे अपनी शक्ल ना दिखाएं। मेरी बात सुनकर उसने खामोशी से अपना सामान समेट लिया था। मैं जानती थी कि वह उम्र के जिस पड़ावा में था उसमें अक्सर लड़के जज्बात में आकर गलत हरकत कर जाते हैं, लेकिन मुझे हरगिज भी अंदाजा नहीं था कि वह इस कदर आगे निकल जाएगा। अमन ने रात के अंधेरे में खामोशी से मेरे घर को छोड़ दिया था और मैं अपनी बेटियों को अपने पास में ले लिया था। अमन खुद तो चला गया था, लेकिन मुझे अपने और पराये मर्द के बीच का फर्क बहुत अच्छे से समझ गया था। मैं जान गई थी कि ऊपर वाले ने हर रिश्ते में इसीलिए हद रखी है ताकि इंसान को कोई नुकसान ना उठाना पड़े। मुझे यकीन था जैसे जैसे अमन जिंदगी में आगे बढ़ेगा उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। मैं अब अपनी जिंदगी में कभी किसी गैर मर्द पर भरोसा करने वाली नहीं थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए 1 लाख के बराबर है।